अच्छा यासिर, आप बताइए, ये जो अभी मुख्तसर सा वफ्द आया है, क्या एजेंडा लेकर आया है? और मुलाकातें तो बड़ी हुई हैं, उनकी फील्ड मार्शल से भी हुई है, वज़ीर आज़म से भी हुई है, वज़ीर ख़ारजा से भी हुई है, और इतलात यही है कि इसी वफ्द ने आगे मस्कत भी जाना है, रूस भी जाना है। तो एजेंडा क्या है इन मुलाकातों का, और इसके साथ साथ अगले दौरों का पर्पज़ क्या है? अच्छा, जहाँ तक आप इस मुलाकात का एजेंडे की बात कर रहे हैं और फिर अगले दौरों की बात कर रहे हैं, तो ईसा नकवी शायद इस बात को सेकंड करें। ये जो दौरा इस वक्त अब्बास इराक्ची की सदारत के अंदर पाकिस्तान के अंदर मौजूद है वफ्द, और इन्होंने फील्ड मार्शल से मुलाकात की, प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की है। और उसी वक्त में आप ये देखिए कि बैरूनी सतह के ऊपर बातें क्या चल रही हैं। अल अरेबिया जो चैनल है वो ये रिपोर्ट करता है कि ये मुलाकातें पाकिस्तान की तरफ से प्रपोज की जा रही हैं कि आपकी जो बैनुल अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी की निगरानी है उसका इख्तिताम करवा देंगे, और इसमें खित्ते के दीगर ममालिक जो हैं उनको बीच में शामिल किया जाएगा। वो निगरानी करेंगे आपके उस तमाम तर निज़ाम की जो नातान्स के अंदर, इस्फहान के अंदर, फ़र्दों के अंदर मौजूद है। आप उसी वक्त में देखिए खबर ये सामने आती है कि डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जो है वो तुर्क वजीर खारजा के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू करते हैं। ऐसे वक्त में वो वहां पे गुफ्तगू क्यों कर रहे हैं? इसका बुनियादी मकसद ये है कि ईरानी वफ्द जो है ये डायरेक्ट डायलॉग अब स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर के साथ नहीं करेगा। हाँ, जेडी वेंस आ रहे होते तो कर ली जाती, लेकिन उधर से जो दूसरा वफ्द आ रहा है उनकी तो एक पूरी जो फौज है या लाओ लश्कर है वो तो इस्लामाबाद में पहले से ही मौजूद है। ये तो मुख्तसरन वफ्द ईरान लेके आए यहाँ पे, वो यहाँ पे अपनी सिफारिशात, अपनी गुजारिशात या अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो पाकिस्तानी हुकूमत के गोश गुजार करके यहाँ से रवाना हो जाएंगे। मस्कत जाने का मतलब क्या है? मस्कत वो जगह है कि आप 1 महीना पहले चले जाएं जब आबनाए हरमुज़ के अंदर कंट्रोल हासिल किया गया था। 34 किलोमीटर का वो एरिया जो 17 किलोमीटर ईरान की हदूद में आता है, 17 किलोमीटर ओमान की हदूद में आता है। तो आपको ये याद होना चाहिए कि ईरान की पार्लियामान में उन्हीं दिनों एक बिल पेश किया गया था कि हम टॉल टैक्स की बजाय सिक्योरिटी फी वसूल करेंगे। यानी पहले नाम जिसे टॉल टैक्स का दिया गया था उसे बाद में सिक्योरिटी फी कर दिया गया कि यानी इस आबनाए की हिफाजत जो है वो हम करेंगे और हमारे साथ मिलके ओमान करेगा। और इस ज़मन के अंदर ओमान से हमने तमाम तर मामलात जो है वो इब्तदाई तौर पे तय कर लिए हैं। अब आप ये देखिए कि 2 शिपिंग लेन्स जो है, एक आउट कमिंग की और एक इनकमिंग की, वहां पे ओमान वाली साइड को वो जो 17 किलोमीटर है उसको बंद किया गया था, और ईरान ने अपनी वाली साइड को सिर्फ खुला रखा हुआ था। और उसमें भी कहा था कि हम एक नई शिपिंग लेन आपको बना के देंगे, आने और जाने के हवाले से वो 17 किलोमीटर बंद रहेगा। अब ऐसे मौके के ऊपर कि जब आप पाकिस्तान के अंदर आए, आपका वफ्द मौजूद था, अमरीकी वफ्द मौजूद था, आपने अपनी गुजारिशात टेबल की, उन्होंने अपनी की, उसके अंदर आबनाए हरमुज़ पे वसूल किया जाने वाला टॉल या सिक्योरिटी फी, उसके ऊपर अमेरिका राजी नहीं हुआ। अब आपने अपने एक इत्तेहादी मुल्क से इस ज़मन के अंदर बातचीत पहले तय कर ली है, तो फिर मुस्तकबिल का जो मंजरनामा है उसमें उसको भी साथ में शामिल करना होगा, उसकी राय को भी शामिल करना होगा, क्योंकि उसकी राय मुकद्दम मानी जाएगी। बावजूद इसके कि आपने उसके ऊपर हमला भी किया था, लेकिन इसके साथ साथ सिफारती ताल्लुकात फिर भी बहाल रहे। तो मस्कत इस मकसद के लिए जाना हो सकता है कि वहां पे बैठ के उनके साथ ये बात की जाए कि आबनाए हरमुज़ के हवाले से अगला प्लान क्या हो सकता है, उसकी मुमकिना अशकाल क्या हो सकती हैं। जहां तक बात है रशिया की, रशिया को अगर आप याद करें, मैं इससे पहले भी जो गुज़श्ता हम ट्रांसमिशन के हिस्से में मौजूद थे मैं उसमें ये बता चुका था कि GCPOA यानी ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन 2015 का जो था, उसके अंदर क्या चीज थी कि आप अपना अफजूदा यूरेनियम जो है ये किसी तीसरे मुल्क मुंतकिल करेंगे, और वहां पे आपका अफजूदा यूरेनियम इसकी हद को कम कर दिया जाएगा। तो वो रशिया मुल्क था जहां पे मुंतकिल किया गया, और उन्होंने एक खालिस यूरेनियम उनको उसके बदले में अता कर दिया, जिसकी बालाई हद 3.67% रखी जानी थी। तो अब की बार जब यह बात हो रही है कि जो 460, 440 या 410, अभी इसके अंदर भी इबाहम मौजूद है जो मुख्तलिफ एरियाज में मौजूद है, और कहा यह जाता है कि यह 15 जगहों पे मौजूद है। इस सबको इकट्ठा करना और फिर इसको निकालना और फिर कहीं जगह मुंतकिल करना, यह भी एक देरपा अमल है। हो सकता है कि साथी स्पीकर जो है वो इस बात की तायीद करे। रशिया इस वक्त ईरान का बेहतरीन ऑप्शन है कि वो वहां पर अपने यूरेनियम को भिजवाए, उसको वहां पर डायलूट करवाए, या फिर उसके बदले में वो खालिस यूरेनियम उनसे हासिल कर ले जो उनकी बरकी तवानाई के लिए, उनकी शोबा तिब के अंदर इस्तेमाल हो सके। बिल्कुल यासिर, ये बड़ा अहम नुक्ता आपने उठाया, और
रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने तो ये ऑफर भी किया है कि ठीक है जी, ये यूरेनियम जो है वो हम रख लेते हैं। देखना होगा कि दीगर स्टेक होल्डर्स को ये चीज़ मंजूर होती है नहीं होती। यासिर रशीद साहब, ईरानी जो हैं वो बज़ाहिर यही लग रहा है कि वो अभी भी जंग के लिए तैयार बैठे हुए हैं। उनकी अभी तो ये बयान भी उनकी वजारत दिफा की तरफ से सामने आया है कि असल जो उनके मिसाइल है ना वो तो उन्होंने अभी संभाल के रखे हुए हैं। दूसरे अल्फाज में, हम आसान अल्फाज में ये कह सकते हैं, अभी तो उन्होंने सिर्फ पुराना माल अपना निकाला है। असल और एफिशिएंट माल जो है वो तो उनका इस वक्त उनके पास पड़ा हुआ है। तो आप इस मामले को बढ़ता हुआ देख रहे हैं, इस कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ता हुआ देख रहे हैं, या फिर अमेरिका की मजबूरी के तहत इसको बस जल्द अज जल्द कंक्लूड करना मजबूरी बना हुआ है अमेरिका की स्पेशली? मैं इस सवाल का जवाब देने से पहले ईसा नकवी साहब ने जो मुझ पे मेहरबानी की, मैं उनका मशकूर हूँ कि उन्हें जो बारूद मिला हुआ था उसमें मुझे नहीं झोंक दिया। दूसरी बात, आप जो ईरान के हवाले से कर रहे हैं, ईरान की जो मौजूदा कैपेसिटी है, अगर आप इसको माजी के अंदर लेके जाएं तो ईरान के पास मिसाइल्स कितने मौजूद हैं, ये फिगर्स कोट किए जाते थे मुख्तलिफ अदवार में, मुख्तलिफ ममालिक में, मुख्तलिफ तजियाकारों की तरफ से, लेकिन एक्यूरेसी किसी के पास मौजूद नहीं थी। कोई ये कहता था कि 4-5 हज़ार हो सकते हैं, कोई ये कहता था 20-25 हज़ार हो सकते हैं, किसी ने कहा 35 हज़ार हो सकते हैं। जब हज़ारों की तादाद में उन्होंने चला दिए, उसके बाद फिर खबरें ये सामने आना शुरू हो गई कि ईरान के जो स्टॉक पाइल्स हैं उनका खात्मा हो रहा है, और फिर एक आध जो है वो जाके डेमोना के करीब लगा, और फिर ये कहा गया कि अच्छा ये एक नई नस्ल का मिसाइल है। जब क्लस्टर वॉरहेड वाले मिसाइल फायर किए गए तो फिर कहा गया अच्छा ये भी इनके पास मौजूद है। तो फिर डर्टी बॉम्ब के हवाले से भी बहुत सी इत्तलात है, लेकिन ईरान का जो सबसे बड़ा हथियार इस वक्त दिखाई देता है वो यही है कि उसके पास कितने अदाद शुमार के मिसाइल्स मौजूद हैं, कितनी नौइयत के हैं, कितनी रेंज वाले हैं, उसकी कोई मुस्तनद तादाद कोई नहीं बता सकता। तो ये शायद उसकी सबसे बड़ी ताकत है इस वक्त में। हाँ, पिछले दिनों हमने ये देखा कि एक वीडियो जारी की गई जो नए स्टॉक पाइल्स के हवाले से थी। हमने उसके अंदर यह भी मुशाहिदा किया कि उसके बार्स जो थे वो छुपाए हुए थे, उनको ब्लर किया हुआ था, उनके कोड्स जो उसके ऊपर लिखे होते हैं उनको भी ब्लर किया गया था, लेकिन उनके वॉर हेड्स जो थे उससे ये तासुर मिलता है कि ये नई जिद्दत के मिसाइल हैं जिनकी रेंज ज्यादा हो सकती है। और वॉर हेड अगर आप वो उस वीडियो के अंदर देखें तो उसके अंदर पहले जो 1000 किलो डाला जाता है या 100 किलो का वॉर हेड है तो वो उससे बड़ा दिखाई देता है, यानी बड़े वॉर हेड के मिसाइल्स उनके पास मौजूद हैं। अगर बड़े मौजूद हैं तो फिर क्या वो बैलिस्टिक है, हाइपरसोनिक है, सुपरसोनिक है, क्या है किसी को नहीं मालूम। तो ये शायद उनकी सबसे बड़ी ताकत है कि उनके बारे में इत्तलात जो दुनिया में फैलाई गई वो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। इसी वजह से ईरान जो है वो इस वक्त अपर हैंड दिखाई देता है। आज ही के दिन ईरान ने बाकायदा तौर पे यह ऐलान किया कि अगर नेवल ब्लॉकेड को मजीद बढ़ाया जाता है तो हम अमेरिका के उन शिप्स के ऊपर हमला कर देंगे। आप ये देखिए कि दहाइयों में पहली मर्तबा, सालों में नहीं, कि 3 अमेरिकी करियर शिप्स जो है वो इस वक्त इस खत्ते के अंदर मौजूद हैं, एक ही जगह के ऊपर। यूएसएस अब्राहम लिंकन, यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश और यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड। कितने उसके ऊपर लड़ाका तैयारे हैं? 1500 के करीब। कितने उनके ऊपर फौजी मौजूद हैं? 5000 के करीब। तो ये दहाइयों में पहली मर्तबा है कि उसने उनको यहां पे लाके खड़ा किया है। तो आपको ये याद होना चाहिए कि गुज़श्ता अरसे में हमें ये खबर सुनने को मिली थी कि उनका वो जो करियर शिप है जिसे इन पानियों की तरफ रवाना किया गया था उसकी तायुनाती की मुद्दत 6 महीने से बढ़ा के और ले गई, और फिर वहां पे खबर ये सामने आती है कि उनके जो गुसल खाने हैं या वॉशरूम्स हैं वो खराब हो चुके हैं। कहने को या सुनने को तो एक मामूल की खबर है, लेकिन आप नफ्सियात का अंदाजा लगाइए कि पानियों की मौजों के ऊपर रवां एक कव्वी हैकल जिस्म के अंदर मौजूद होना और अपने आसाब के ऊपर काबू रखना और फिर वो तायुनाती जो महीनों है उसे बढ़ा दिया जाना, तो वो नफ्सियाती एतबार से वो लोग बड़ी कोफत का मुजाहरा कर रहे थे। तो इसी वजह से जब आप 3 जहाजों को एक जगह पे तायुनात कर देते हैं तो वो सिर्फ 3 जहाज नहीं है, उन जहाजों के ऊपर टेक्नीशियंस भी मौजूद है, मरीन्स भी मौजूद है, पैराट्रूपर्स भी मौजूद है, इंजीनियर्स भी मौजूद है, मल्ला भी मौजूद है। तो वो सब जो वहां पर मौजूद है तो उनकी अलग अलग सी कैफियत है। अब जिस तरह ईसा नकवी साहब ये बात कर रहे थे कि 15-15 पाउंड्स वजन उनका कम हुआ है, तो ये हकाइक के ऊपर मबनी है। दूसरी तरफ आबनाए हरमुज के उस तरफ वो 700 से ज्यादा खड़े जहाज देखें कि हम दुनिया में ये बात करते हैं कि कहीं खाद की कमी होगी, कहीं तेल की कमी हो गई, कहीं कीमतों का बढ़ जाना देखने में आया, कहीं महंगाई के अंदर इजाफा हुआ, कहीं किसी के ऊपर प्रेशर बिल्ड हुआ।
हुआ, किसी ने जहाज रोक दिए, लेकिन उसके अंदर जो मौजूद लोग हैं उनकी कैफियत क्या है हमें उसका भी नहीं अंदाजा। ईरान वो प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर सकता, अमेरिका ये प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर सकता। जिस तरह ईसा नकवी साहब ने फिर ये कहा कि ये ब्लॉकेट सिर्फ ईरान के लिए नहीं है, ये मशरक़ वुस्ता के उन ममालिक के लिए भी है जिनके लिए रास्ता ही ये बचता है, और दूसरा जो रास्ता बचता है वहां से महदूद है उनकी सारी बरामदात। तो इस वजह से जंग के दोबारा शुरू होने का मंजरनामा नहीं दिखाई देता। हां, यह जरूर दिखाई देता है कि जो गुजारिशात रखी जानी है उसमें क्या लो और क्या दो की पॉलिसी है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुश्किल यह पड़ी हुई है कि JCPOA 2015 का जो मुआहिदा है वो उससे मुख्तलिफ करना चाहते हैं, ताकि वॉर ट्रॉफी के तौर पर यह बता सके कि ओबामा का जो फैसला था और मेरा जो फैसला था इसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो वो जमीन आसमान का फर्क पैदा नहीं हो रहा जिसकी वजह से दोनों तरफ से हम तवालत देख रहे हैं।